गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था अप्लाइड फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना था। तो आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे सर जो कि यूनिट नंबर 3 आपका था ऑप्टिक्स, उसकी बात करेंगे। तो ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा वो बात करेंगे। पहले सर देखिए यूनिट नंबर 3 है जो कि ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का सिंपल डेफिनेशन क्या करेंगे तो सर ये इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द फिनोमेनन ऑफ लाइट। जैसे अगर बात करें कि जैसे अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि सर ऑप्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। सर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सिंपल अगर बात किया जाए कि सर अगर ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है तो बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में ही पढ़ना होगा, जिसमें बिहेवियर ऑफ लाइट की बात करेंगे तो 3 होगा। सर उसका नेचर क्या होगा, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, इसका प्रोपगेशन क्या होगा। आप देखिए अगर लाइट की बात करिएगा तो लाइट आपने छोटा छोटा क्लास में बता रहा था कि नहीं सर लाइट आपका डुअल नेचर का होता है। तो डुअल नेचर में कौन कौन सा, तो पार्टिकल नेचर और दूसरा का कौन सा, वेव नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे ऑप्टिक्स को 2 इक्वल पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जिसका नाम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा का वेव या वेव फिजिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की अगर बात करेंगे तो सर तुम्हारा लाइट का पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग और दूसरा का कौन सा, वेव ऑप्टिक्स वेव नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब देखिए रे ऑप्टिक्स आपके अगर सिलेबस की बात करें तो सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना होगा। अब रे ऑप्टिक्स क्या होता है सर, आप तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, इसे देखिए दोनों में तुम्हारा बिहेवियर ऑफ लाइट ही देखेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट की ही बात करेंगे। बस सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इसे देखिए रे ऑप्टिक्स में आपका लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा आप लोग क्या कि नहीं सर, अगर रे ऑप्टिक्स की बात करिएगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। उसी तरह से अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करिएगा तो इसमें लाइट का आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई रूम है उसमें से छोटा सा छिद्र है, कहने का मतलब अगर आपका रूम का एक छोटा सा छिद्र है, अगर यहाँ से ऐसा लाइट जा रहा होगा तो ये लाइट सर पूरे ये ऐसा बांट रहा होगा। यही वाला फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात नहीं करता है, सिर्फ हम लोग क्या बात करेंगे सर रिफ्रैक्टिव रे ऑप्टिक्स, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सर रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना आपको। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहने का मतलब सर लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पे 3 तरह का कंडीशन मिलेगा आपको। कहने का मतलब क्या चीज, अगर कोई लाइट है, ये आपका लाइट है, हमने क्या बोला ऐसा कि सर अगर लाइट कोई लाइट अगर 1 मीडियम, इसको बोल देंगे मीडियम नंबर 1, मीडियम 1, ये तुम्हारा मीडियम 2। अगर बोले ऐसा लाइट अगर यहाँ से पास करे, अगर यहाँ पे लाइट अगर इस इंटरफेरेंस पे आवे तो यहाँ से 3 कंडीशन मिलेगा आपको। 3 कंडीशन मिलेगा, क्या क्या मिलेगा ऐसे देखिए। तो चाहे तो यहाँ से लाइट आपका इस टाइप से निकल जाए, अगर इस टाइप से निकलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करिएगा तो ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर सर ये लाइट आपका इसके मीडियम 2 में अगर पास कर जाए तो ये कुछ नहीं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेकंड कंडीशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ये लाइट ये इंटरफेरेंस अगर इसको यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर ले, ये तुम्हारा ऑब्जॉर्व कर ले, तो ये कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर when light travels from one medium to another medium, there are 3 possible may occur. First, reflection of light. Second, refraction of light. And third, absorption of light. तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले का हर एक चीज को डीपली में देखेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आज वाली पूरी क्लास होगा जो इसी पे डिपेंड करे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले वाले स्लाइड में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करिएगा तो देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका सरफेस है, यहाँ से अगर तुम्हारा लाइट हो रहा है तो ये इंटरफेरेंस से ये अगर वही मीडियम में आपका लाइट पास कर दे तो वो चीज़ क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको हम लोग बेसिकली कैसे देखते हैं, ऐसे देखिए अगर ये बोले सर ऐसा कोई सरफेस है, एक तरफ क्या पॉलिश है, ये आपका सरफेस जो कि एक तरफ पॉलिश्ड है आपका,
इसके बाद अगर ये लाइट आए और ये लाइट क्या करे सर, ये वाला सरफेस इधर ही अगर पास करवा दे रहा है तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये वाला को बोलते हैं सर हम इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। और ये सरफेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद तुम्हारे क्या करते हैं, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहाँ पे देखिए जब ये कंडीशन अगर देखने लगे तो यहाँ से आपको दो एंगल बनता हुआ दिखेगा, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इस एंगल का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, तो सर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एंगल आई से, जिसको बोलते हैं कौन, इंसिडेंस एंगल। इसकी अगर बात करें, इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करिएगा तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे व्हिच इज नोन एज आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। आई क्या है तो आपका इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल, एंड आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। आपका सिंपल बेट डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। आई क्या है सर, इंसिडेंस एंगल। इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा सर, इंसिडेंस एंगल क्या है कि सर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करेंगे तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, उसी तरह से अगर हम बोलेंगे सर एक तुम्हारा दूसरा पॉइंट होता है कौन सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हुआ सर, देखिए अगर ये मीडियम नंबर 1 है, ये आपका मीडियम 1 और ये तुम्हारा मीडियम 2, ये आपका मीडियम 2। अगर सर लाइट अगर आ रहा है सर, ये तुम्हारा अगर लाइट आ रहा है, इस बार लाइट को आपको रिफ्लेक्ट ना करके ये क्या कर रहे सर, इधर का हम अपने तरफ ही अंदर ले ले, ये अपने तरफ ले ले। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सर, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो क्या कर रहा है, इस प्लेन का नॉर्मल होगा। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, नॉर्मल का है। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल होगा आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंस एंगल, और दूसरा का रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये तुम्हारा आई और ये तुम्हारा आर। यहाँ आई क्या आपका, आई आपका इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, एंड आर क्या है, आर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे देखिए अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर लाइट अपना आता है तो यहाँ पे दो फेनोमेनन हो सकता है। क्या हो सकता है, चाहे तो नॉर्मल के करीब जाकर टुवर्ड्स टू द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड करता है सर अपना मीडियम कौन सा है। अगर ये मीडियम आपका रेरर है, ये आपका मीडियम रेरर हो और ये मीडियम आपका डेंसर हो, इसका मतलब क्या होता है, रेरर टू डेंसर क्या होता है, इसे बताता है आपको। ये आपका कौन सा डेंसर मीडियम हो, देखिए पहले इसको समझिए, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये सब पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। रेरर मीडियम क्या होगा कि सर एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रहा हुआ जिसमें इसमें साइज की अगर बात करेंगे या तुम्हारे पार्टिकल्स की बात करेंगे तो दूसरे के बीच में बहुत सारा गैप रहेगा। कहने का मतलब रेरर मीडियम की बात करें तो तुम्हारा एयर ले लेते हैं और दूसरा का कौन सा, डेंसर मीडियम के लिए वाटर ले लीजिए। ठीक, अगर ये दोनों के रेस्पेक्टिव में बात करेंगे तो एयर आपका रेरर मीडियम होगा, उसी तरह से वाटर क्या हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम होगा। तो देखिए अगर कोई लाइट, अगर अगर एक लाइट आता है तुम्हारे क्या चीज, अगर तुम्हारा इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और इस केस में अगर लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आता है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल हो जाता है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। अगर इस एक उल्टा दूसरा हो जाए, कहने का मतलब क्या चीज, डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जाए, अगर डेंसर टू रेरर मीडियम में जाएगा तो सर रिफ्रैक्टेड रे आपका जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो आपका है वो क्या चले जाएगा सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कहने का मतलब क्या चीज है, इस सब हम लोग देखेंगे कि इसमें जब आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब आपका चैप्टर ही शुरू होगा या अगला पार्ट शुरू होगा उसमें देखेंगे। तो अभी वाली क्लास में हमने क्या देखना है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है सर, कोई लाइट
कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा करके वही मीडियम में वापस चले जाता है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा कौन सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह से होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, देखिए कंडीशन नंबर 3, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है, इसे देखिए, अगर एक कोई सरफेस है, अगर कोई एक सरफेस है, ये आपका सरफेस है और यहाँ पे लाइट आ रहा है, अगर यहाँ पे लाइट आ रहा है, ये सरफेस क्या करेगा सर, इसको ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ये आपको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे करने का मतलब हम लोग सुने हैं कि ना सर, ब्लैक कॉटन का जो तुम्हारा कपड़ा होता है वो क्या करता है कि ऊष्मा को ज्यादा अवशोषण करता है। तो कहने का मतलब क्या करता है, लाइट को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाता है तो यहाँ पे 3 तरह का कंडीशन आता है। फर्स्ट कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह से कौन सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम देखने लगे तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली 2 तरह का आपका लॉ बनेगा, मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है देखते। अब हम लोग क्या बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए कौन कौन सा लॉ होगा। हम क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि सर वन मीडियम में लाइट आज इंसिडेंस होगा और वही मीडियम में क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं सर, एक इंटरफेरेंस बनाइए, या तो फिर तुम्हारा कोई इसको पॉलिश कर दिए, सिल्वर पॉलिश करिए, उसके बाद इस सरफेस पे एक लाइट को इंसिडेंट करवाइए। इस इंसिडेंस करवाने के बाद अगर ये लाइट यहाँ पे आता तो ये ऐसा बाहर निकल जाएगा। अब इस पे क्या इस पॉइंट पे एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दो, नॉर्मल ड्रा कर दो। आप देखिए यहाँ पे जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही बोले आपको कि नहीं सर, अगर ऐसा करिएगा तो 2 एंगल बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 एंगल्स होगा। इस एंगल को आई बोलते हैं और इस एंगल को क्या, आर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब क्या चीज, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है कि ना सर, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये फर्स्ट लॉ, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ, ये आपको लिखा हुआ है सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है सर, देखिए सर, ये तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल। अब आप देखिए ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आप ये जब देखिएगा तो तीनों एक ही सरफेस होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं या एक ही प्लेन पे होते हैं। तो सेकेंड क्या लिख दिए सर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करिए तो क्या हुआ सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। यही चीज लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक नोट करके लिखा हुआ है क्या चीज कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट चेंजेस। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर सर रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन यहाँ होगा, अगर रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन हो रहा है तो ये लाइट जो है कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा या स्पीड से आ रहा होगा सर, ये लाइट का अपना कुछ स्पीड होगा। अब कहने का मतलब लाइट का जो स्पीड अगर कुछ है 1 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा नहीं सर कि तुम्हारा आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको वाई हो जाएगा, नहीं। अगर ये 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर तुम्हारा इंसिडेंस हो रहा है तो सर रिफ्लेक्टेड भी आपका 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही होगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या लिखा है कि सर अगर जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वहां पर आपको स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होता है, नहीं होगा। तो सिंपल याद रखिएगा ऐसा सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या चीज था, तो 2 तरह का लॉ बनता है, एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा कौन सा, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और एक नॉर्मल। ये तीनों एक ही सरफेस पे लाइज करता है। ये आपका क्या चीज था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बात करिएगा तो ये 2 तरह का लॉ है। इसके बाद यही आपका था, नॉर्मल था, इंसिडेंट एंगल था, रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक तरफ क्या कर दिए थे सर, पॉलिश कर दिए थे। ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, यहाँ से 2 तरह का लॉ निकला था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा कौन सा निकला हुआ था, दूसरा निकला हुआ था रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन।
उसके बाद देखिए, अगर मिरर की बात, डायरेक्ट मिरर की अगर बात करिएगा तो इसमें मिरर 3 तरह के दिखा देगा आपको। एक प्लेन मिरर दिखा देगा, कॉनकेव मिरर दिखा देगा, कॉन्वेक्स मिरर दिखा देगा। तो आप भी वाले हम लोग क्या करेंगे सर, प्लेन मिरर की बात करेंगे। अब प्लेन मिरर क्या होता है ऐसे देखिए, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। देखिए प्लेन मिरर क्या होगा, अब प्लेन मिरर कहने का मतलब क्या है कि सर एक सरफेस तो पॉलिश्ड होगा, कोई भी मिरर है एक सरफेस का होगा प्लेस्ड, एक सरफेस का होगा पॉलिश्ड होगा। लेकिन दूसरे के सरफेस की बात करेगा जो तुम्हारा रिफ्लेक्ट करेगा रे ऑफ लाइट, वो आपका एक स्ट्रेट होगा। तो कहने का मतलब क्या चाहिए होगा सर, ये आपका स्ट्रेट होगा, और ये दूसरे तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्ट, ये तुम्हारा क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस। अगर इस टाइप के मिरर की अगर बात करिएगा, ये मिरर कौन सा कहलाता है, प्लेन मिरर। तो कहने का मतलब प्लेन मिरर कहने का मतलब सर ये कोई स्फेरिकल मिरर का या स्फेरिकल का कोई पार्ट्स नहीं होता है, ये सिंपल एक स्ट्रेट मिरर होता है जो एक तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है, दूसरा का रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। इस तरह के मिरर को क्या बोलता है, प्लेन मिरर। आपका सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए प्लेन मिरर इज वन इन विच द वन साइड इज पॉलिश्ड, ये वन साइड क्या पॉलिश्ड है, एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ये अदर साइड क्या रिफ्लेक्टिंग है, एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप, इस शेप इसका क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। कहने का मतलब कोई स्फेरिकल का पार्ट नहीं रहेगा। ये मिरर क्या कहलाता है, आपका प्लेन मिरर कहलाता है। इसके बाद अगर प्लेन मिरर की बात करें तो इसका बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग एक बाय एक करके देखते हुए चल जाएंगे। अब देखिए क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज। देखिए पहला क्या होता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करो। अगर ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका अगर प्लेन मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये इसका कुछ डिस्टेंस होगा सर, ये माना सर 1 मीटर है। इसके बाद अगर इसकी इमेज की बात करिएगा, प्लेन मिरर में अगर इमेज की बात करिएगा तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इसके अंदर में होता है। इसका अंदर कहने का मतलब इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होगा। याद रखिएगा ऐसा कि अगर इमेज ये तुम्हारा मिरर को भी हो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ का है, अगर इमेज इसका इस तरफ दिख रहा होगा, अंदर बांधता हुआ दिखता होगा आपको, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो कहने का मतलब इमेज इसमें कैसा रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। तो प्लेन मिरर में हमेशा इमेज का फॉर्मेशन एक वर्चुअल देता है। दूसरा कि सर कितना डिस्टेंस पे देगा, तो जितना ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस देगा। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, तो सर प्लेन मिरर के अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये x मीटर की दूरी पे है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन सर इसके अंदर में होगा, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। उसी तरह से कितना दूरी पे होगा, तो x मीटर की दूरी पर ही होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ है, ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, ए प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज वर्चुअल। ये आपका क्या सर वर्चुअल है। इरेक्ट का मतलब क्या है कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ और इमेज का फॉर्मेशन भी अगर इस तरह का हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है और इमेज का फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, याद आपको देखेंगे सर कैसा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, कैसे इमेज का फॉर्मेशन है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ और इमेज का फॉर्मेशन अगर ऐसा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड। ऐसा खाली बस थोड़ी देर के लिए याद रखिए क्या क्या होता है। तो क्या करेगा सर, देखिए ये इमेज का ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज का फॉर्मेशन भी ऐसा हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर इमेज कैसा बन रहा है, तो सर इरेक्ट बन रहा है। ठीक, ये आपका कौन सा था, प्रॉपर्टीज नंबर 1। अब जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 2 की बात करिएगा, तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या बोलता है कि नहीं सर ये हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन करवाता है वो करवाता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, अगर वो ऐसा खड़ा हुआ तो इसका लेफ्ट मिरर में राइट दिखा देगा और उस आदमी का राइट मिरर में लेफ्ट दिखा देगा। कहने का मतलब सर अगर आपका प्लेन मिरर है, ये अगर आदमी को ऐसे खड़ा हुआ और यहाँ पे मिरर के सामने इसका अगर राइट है और तुम्हारा लेफ्ट है, तो इसमें सर आपका मिरर के अंदर में राइट आपको लेफ्ट दिखा देगा और लेफ्ट आपको राइट दिखा देगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ये प्लेन मिरर है आपका, ये आर अगर आपको लिखा हुआ के सामने तो आर आपको ऐसा दिखा देगा। अगर बी आपको ऐसे लिखा हुआ तो आपको बी इस टाइप के दिखा देगा। ये देखिए, तो कहने का मतलब लैटरली आपको लैटरल इन्वर्टेड इमेज कहने का मतलब किसी भी आदमी का लेफ्ट को राइट दिखना और राइट को लेफ्ट दिखना, यही चीज क्या बताता है आपका लैटरल इन्वर्टेड इमेज। ये सर आपका कांसेप्ट है प्लेन मिरर का 2 प्रॉपर्टीज है। अभी और प्रॉपर्टीज इसका बहुत सारा है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 3,
देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है ऐसे देखिए, अगर प्लेन मिरर को आप इंक्लाइन करिए, कहने का मतलब क्या है किसी एंगल पे झुका दीजिए, कहने का मतलब क्या है देखिए, इसको समझेंगे अच्छा से, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए हम क्या करें साहब, अपने पास प्लेन मिरर 2 है। देखिए मिरर नंबर 1 फर्स्ट, ये मिरर नंबर 2, यहाँ पर मिरर नंबर 2। तो हम क्या कहें सर, ये दोनों प्लेन मिरर को किसी एंगल पे क्या किया झुकाए हैं। अब इस एंगल का वैल्यू मान लीजिए कितना थीटा, ठीक। अब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो सर यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस ये डिपेंड करता है कि सर ये दोनों प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे ना सर, अगर नंबर ऑफ इमेज की बात करें, अगर नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो कितना हो, कैसे देखिए आप देखिए किसी पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 360, तो आप ऊपर में क्या लिखे सर 360 डिग्री बाय, अब कितना एंगल बन रहा है ये थीटा। यही क्या होता है सर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस when two plane mirror are inclined at angle theta, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको डिपेंड करता है, यहाँ पे भी रिजल्ट आपको डिपेंड करेगा, कैसे देखिए अगर ये इसका सॉल्यूशन, अगर इवन नंबर देता है, अगर ये इवन नंबर देता है तो ये नोट ओके होगा, नोट ओके। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नहीं सर, अगर हम बोले कि ना, अगर बोले कि सर 360 बाय थीटा का आंसर अगर 6 आ जाए, 360 बाय थीटा का आंसर अगर 6 आ जाए, तो हमको पता है कि सर ये इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए -1 कर दीजिए, कहने का मतलब कितना 5 होगा, ठीक। अगर इसका कैलकुलेशन करने पर हमको नंबर ऑफ इमेजेस की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ रहा है, तो ये ओके रहेगा। तो सिंपल याद रखिएगा ऐसा कि ना सर, अगर 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पे तुम्हारा इंक्लाइंड है, तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस की बात करेंगे तो 360 बाय थीटा होता है। अगर 360 बाय थीटा का आंसर अगर इवन नंबर दे रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस में -1 कर दीजिए। अगर 360 बाय थीटा का आंसर अगर तुम्हारा ऑड नंबर दे रहा है, तो तुम्हारा जो नंबर दे रहा है, जो नंबर आया वही तुम्हारे क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यही चीज लिखा हुआ, कंसेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना 360 बाय थीटा। इफ इट इज ऑड देन ओके। अभी बोले ही थे सर क्या होगा, अगर तुम्हारा ऑड है 360 बाय थीटा का वैल्यू अगर ऑड है, तो उस समय क्या होगा सर, सही रहेगा। अगर इवन नंबर है तो उसमें क्या करना होगा सर, -1 करना होगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा, देखेंगे इसमें क्वेश्चन लिखे सर, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग लगातार देखते चल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा है, प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 4। देखिए आप कोई भी मिरर पढ़िए, उसमें आपको मैग्नीफिकेशन नाम का चीज आएगा। तो मैग्नीफिकेशन नाम का चीज आएगा, इसका क्या मतलब ऐसे देखिएगा, देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर। अब मैग्नीफिकेशन का आंसर कितना लिखो आप, +1। ये कहने का मतलब कैसे देखिएगा, मैग्नीफिकेशन का आंसर कितना लिखा हुआ सर, +1। इसका कहने का मतलब कैसे देखिए, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ऐसा कि नहीं सर, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये अगर आपको ऑब्जेक्ट है और ये अगर इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसका इमेज अगर बन रहा होगा, तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़े कि सर, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़े कि सर ये वाला डिस्टेंस x मीटर ही होगा, ये भी डिस्टेंस कितना x मीटर ही होगा। तो कहने का मतलब सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इंडिकेट करेंगे, u से इंडिकेट करेंगे, आगे वाले लेक्चर में आएगा। और ये तुम्हारा क्या है सर, इमेज, ये तुम्हारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस को v से इंडिकेट करते हैं। अब तुम बताओ सर, इसका कुछ हाइट होगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज है सर, हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन सर कोई भी मिरर कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस डेफिनेशन एक ही चीज हो सकता है कि अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट बाय हाइट, अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। लेकिन बाय के ऊपर में क्या होगा, तो सर हमेशा ऊपर में इमेज की बात करेंगे, ऊपर में हमेशा इमेज और नीचे में कौन सा ऑब्जेक्ट, इससे हमेशा इंडिकेट एम से करते हैं, एम से इंडिकेट कर दीजिए आप। अब ऊपर में इमेज, अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर आप ऊपर में अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, अगर ऊपर में डिस्टेंस ले रहे हैं तो नीचे भी डिस्टेंस ही लेना होगा। अगर दूसरा बोले कि नहीं सर, आप ऊपर में क्या ले लीजिए, इमेज ही ले लीजिए, और दूसरा में कौन सा ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अगर आप साइज की बात कर रहे हैं या हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज, दूसरा का कौन सा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन दो तरह का बन गया सर, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन, या डिस्टेंस
डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज मैग्निफिकेशन। देखिए अब इसको हम फॉर्मूला में लिख रहे हैं, m इक्वल टू आपको क्या डिस्टेंस, देखिए u है, दूसरा का कौन सा v है, इक्वल टू, अब देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बस खाली लिख रहे हैं, हम आपको वैल्यू समझा रहे हैं। दूसरा कौन सा, हाइट ऑफ इमेज, h ऐसे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h को। अब देखिए अगर सर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा कौन सा, अगर ये इमेज है, अगर ऐसे फॉर्मेशन हो तो दोनों पॉजिटिव ले लेंगे। देखेंगे सर साइन कन्वेंशन, जब तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होगा उसमें देखेंगे तुम्हारा साइन कन्वेंशन के नाम पे ये तुम्हारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब दूसरा की अगर ये सर आपका ऐसा हो, ये तुम्हारे पढ़े हम लोग छोटे क्लास में सर क्वाड्रेंट सिस्टम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो हमको उतना डीपली नहीं जाना, बस ये दिखना है सर ये अगर आपका मिरर है और इधर अगर तुम्हारा कोई डिस्टेंस है, अगर इधर कोई डिस्टेंस है तो हमेशा डिस्टेंस इसके पोल से मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस को क्या चाहिए, पोल से मेजर करिए, इधर भी डिस्टेंस को पोल से मेजर करिए। अब याद करिए छोटा क्लास में कि सर ये अगर पोल 0,0 था तो इधर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है और इधर वाला सारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जिसके वजह से क्या होगा सर, u जो आपका है, u जो तुम्हारा है, u आपका नेगेटिव होगा, और v क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या सर यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं सर, हाइट से रिलेटेड कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बोले सर 5 सेंटीमीटर का है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब सर कितना 5 हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन m, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा +1। अब +1 क्यों, क्योंकि सर हमको पता तो है, अभी तो बोले जा सकते कि अगर ये सर देखो ये ऐसे खड़ा है, ये भी ऐसे खड़ा, कहने के बाद दोनों क्या चीज इरेक्ट है, कहने का वर्चुअल में क्या करता है सर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन भी ऐसे होगा, ये 5 सेंटीमीटर का जब तुम मारेगा तब 5 सेंटीमीटर का होगा, तो ऐसा तुम्हारा क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो याद रखिएगा ऐसा कि प्लेन मिरर की अगर बात कर रहा है आपसे, अगर प्लेन मिरर की बात कर रहा है और मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है सर, +1 होता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब इसके बाद देखिए, आप कहने का मतलब अभी हम डेफिनेशन में आपको बताया है, आपको डेफिनेशन में बताया सर ये जो प्लेन मिरर है आपका, ये जो प्लेन मिरर है आपका सर, ये कोई स्फेरिकल का पार्ट नहीं है, स्ट्रेट का है। तो तुम ही बताओ, जब तुम्हारा स्फेरिकल का कोई पार्ट ही नहीं है तो भाई इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस ही पॉसिबल नहीं है सर, स्फेरिकल का पार्ट होगा तभी तुम्हारा रेडियस होगा। तो कहने का मतलब प्लेन मिरर क्या सर, एक स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट तुम्हारा सरफेस, स्ट्रेट सरफेस है, ये किसी भी स्फेरिकल का पार्ट नहीं है। अगर स्फेरिकल का पार्ट होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या कुछ भी रेडियस होता। अब इसके अगर तुम्हारा कोई स्फेरिकल का पार्ट ही नहीं तो कहने का मतलब क्या है कि सर ये इसका तुम्हारा रेडियस इनफिनाइट है। तो एक बात ये लिखा हो तुम्हारा द फोकल लेंथ, बात करें सर फोकल लेंथ क्या होता है, आपको सेंटर ऑफ रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफिनाइट। सही बात है सर, ये कहीं पे जाकर आपका स्फेरिकल बनेगा ही नहीं, जिसके वजह से इसका रेडियस ऑफ फोकल लेंथ कितना हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। तो ये पे लिखा हुआ इनफिनाइट। इसके बाद अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए एक याद रखिएगा सर, एक तुम्हारा कौन सा, एक होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि देखो अगर ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे पास किया, तो ये अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पास किया तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसे क्या करेगा सर, कुछ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, चाहे तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, चाहे तो नॉर्मल से दूर चलेगा। तो कहने का मतलब सर एंगल का डेविएट हो रहा है, एंगल का डेविएशन हो रहा है। तो ये याद रखिएगा सर कि नहीं सर, अगर प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन का आंसर कितना हो जाता है, 180 - 2i। आई क्या है यहाँ पे, तो आई मेरा क्या सर, इंसिडेंस एंगल, आई मेरा इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या होगा इसे देखिएगा, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 हम क्या कर रहे हैं कि सामने से तुम्हारा कौन सा प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, जैसे जैसे हम बोल रहे हो वैसे वैसे छाप दे रहे हैं। ये आपका क्या है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये आपका प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर रखा हुआ है। एक कोई लड़का है जो यहाँ से क्या कर रहा है सर, ऐसा लड़का खड़ा है, ये प्लेन मिरर की ओर सर v मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, v मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है। तो सर हम क्या बोला, अगर यहाँ पे खड़ा है तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ भी ये भी खड़ा होगा। इसका इमेज की बात कर रहे थे, ये तुम्हारा क्या था, इमेज था।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सर ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी है तो 100% इमेज का भी वेलोसिटी होगा, इमेज का भी क्या चीज वेलोसिटी होगा। तो हमको ये बात करना है कि सर दोनों का वेलोसिटी होता कितना है। तो हमको यहाँ पे क्या बात करना है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v है तो इमेज का भी वेलोसिटी v होगा। देखिए हम क्या बोले, ऐसा प्लेन मिरर में अगर प्लेन मिरर सामने रखा हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की ओर अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसमें बना हुआ इमेज भी उसके तरफ आपको v मीटर पर सेकंड के वेग से आना पड़ेगा। अगर इस सर दूसरा आदमी का रेस्पेक्टिव की अगर बात करें, आपको रेस्पेक्टिव की बात करेगा तो सर इसमें जो इमेज में v वेलोसिटी था वो v ना दिखा करके आपको 2v मीटर पर सेकंड की बात करेगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको दो तरह का चीज दिखेगा कि अगर प्लेन मिरर के सामने आप हैं, अगर प्लेन मिरर के सामने आप हैं और मिरर की तरफ v मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो मिरर में आपको v मीटर पर सेकंड से ही आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। दूसरा सर अगर दूसरा आदमी देखे, रेस्पेक्ट की बात करें तो सर अगर मिरर की तरफ v मीटर पर सेकंड वेग से जा रहे हैं तो उसको 2v या दुगने वेग से आते हुए दिखेगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड v टुवर्ड्स द मिरर then the image also moves with the speed v towards the mirror, but relative velocity की बात करें, but relative velocity of the image with respect to the object इस कितना हो जाता है 2v हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, ये आपको कौन सा था सर, प्रॉपर्टीज नंबर 8। प्लेन मिरर की बात करें आगे, प्लेन मिरर की ऑब्जेक्टिव प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज नंबर 9 की बात करें तो क्या कैसे देखिए, हमने अभी तक देख रहा था क्या चीज कि नहीं सर अगर तुम्हारा प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ, ये आपका प्लेन मिरर हो, अगर कोई लाइट इंसिडेंस हो रहा है, अगर लाइट को इंसिडेंस हो रहा है तो ये तुम्हारा क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा। क्योंकि सर पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टेड होगा और ये तुम्हारा क्या होगा सर नॉर्मल होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। ये इसको हम बोल रहे थे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे इंसिडेंस आएंगे तो तुम्हारा कौन सा रिफ्लेक्टेड आएगा। इस पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो तुम्हारा प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर को ही एंगल थीटा पे झुका दीजिए, एंगल थीटा पे घुमा दीजिए। कहने का मतलब ये तुम्हारा ऐसा प्लेन मिरर था, अब इस तरफ से कर दीजिए, या ये आपका मिरर है, ये आपका इंसिडेंस हो रहा होगा, ये सबका रिफ्लेक्टेड हो रहा है। इस पर क्या कर रहे हैं, ये मिरर है उसी को ऐसे एंगल पे क्या करते हैं, घुमा दीजिए। कहने का मतलब क्या, ऐसे देखिए इस मिरर को आप क्या करें, ऐसे बना दीजिए, देखते रहिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये मिरर है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, नहीं सर ये जो मिरर है ये एंगल से क्या हो गया सर, डेविएट हो गया। आप कहने का एंगल से डेविएट हो गया तो भाई इसको फिक्स रखिए। फिक्स कहने का मतलब जो आपका इंसिडेंट रे है उसको फिक्स रखिए तो रिफ्लेक्टेड रे पे कितना फर्क पड़ेगा, तो भाई इसका ये दुगना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसके लिए आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये आपका कितना दुगना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो सिंपल याद रखेंगे क्या चीज सर, प्रॉपर्टी नंबर 9, व्हेन अ प्लेन मिरर इज टर्न्ड बाय एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे, रिलेटेड रे नहीं, देन रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका कौन सा रिफ्लेक्टेड रे देन रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय 2 थीटा। ये आपको एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आपको कि नहीं सर ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा कि सर अगर आपको इंसिडेंस रे को फिक्स रखे और तुम्हारा मिरर को अगर एंगल पे झुका दे तो उस केस में जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपको 2 थीटा से क्या होगा, 2 थीटा पे घूम जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10 ऑफ कौन सा, प्लेन मिरर। देखिए ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज है, ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज का क्या बात है से देखिए, हम ऐसा बोले सर आपका घर है, आपके घर में कोई मिरर रखा हुआ और किसी का शादी ब्याह हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे ना सर, आप पूरा सजिएगा धजिएगा, सजने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना सर उस मिरर में हम पूरा अपने आप को देखें। उसके लिए क्या होगा सर, अगर आपका हाइट, देखिए आपके घर में कुछ हाइट ऑफ मिरर होना चाहिए, तो कितना हाइट ऑफ मिरर होना चाहिए कि सर हमको पूरा का पूरा बॉडी इसमें दिखा दे। तो इसके लिए क्या करें, देखिए अगर आपका हाइट, अगर ये आपका हाइट 5 फीट का है, देखते रहना क्या बोल रहा है आपको, अगर आपका हाइट 5 फीट का है और आपको मिरर में पूरा आपको इमेज देखना है तो उस केस में आपको मिरर का हाइट, ये मिरर का हाइट कम से कम आपको लिख दे रहा है, कम से कम इसके आधा होगा सर, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा क्या इसकी
प्रॉपर्टीज नंबर क्या? प्रॉपर्टीज तुम्हारा प्लेन मिरर का, अगर प्लेन मिरर में अपने आपको पूरा देखना, पूरे शरीर को देखना है, तो जितना आपके हाइट है उसका कम से कम आधा हाइट का क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। यही चीज लिखा हुआ है सर, टू सी द फुल इमेज ऑफ एनी पर्सन नीड्स अ मिरर ऑफ मिरर लेंथ हाफ हिज हाइट। कहने का मतलब उस आदमी का हाइट का आधा हाइट का क्या होना चाहिए? आपका मिरर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो प्लेन मिरर की बात करेंगे तो सर यहाँ पे प्लेन मिरर से रिलेटेड जितना प्रॉपर्टीज था सारा खत्म हो जाता है। लेकिन हमने आपको जस्ट बोला था कि नहीं सर, प्लेन मिरर को जब किसी एंगल थीटा पे झुकाए थे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही थी कि नहीं सर, नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा हो रहा था। अब 360/थीटा ये डिपेंड कर रहा था कि सर 360/थीटा का आंसर अगर इवन नंबर था तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस एक माइनस कर रहे थे। अगर सर 360/थीटा का आंसर अगर ऑड नंबर था उस केस में हमने बोल दिया था इसके नंबर ऑफ इमेजेस क्या है? सही है। ठीक, तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? If two planes are inclined at 90 डिग्री, देखिए इसको हम क्या बोले सर, टू प्लेन मिरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 प्लेन मिरर, ये सर आपका प्लेन मिरर है, इसको किस एंगल पे झुकाया है, किस एंगल का नाम 60 डिग्री है। तो कहने को टू प्लेन मिरर्स को एंगल 60 पे झुका रहा है, और तब यहाँ सबसे पूछा है कि सर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस का कितना हो जाएगा सर? 360/थीटा, और थीटा का आंसर कितना? 6। थीटा का आंसर कितना? 60 डिग्री है। तो इसके कितना हो जाएगा? 360/60, और इसको सोल्व करेंगे तो 6 आएगा, और इसका आंसर आपको इवन नंबर आ जाएगा, आपका इवन नंबर होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपको क्या बोले ना सर, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या कर दीजिए? 6 में से एक -1 कर दीजिए। 6 में से -1 करिए तो कितना हो जाएगा? 5। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्या बोले सर? तो सिंपल याद रखिएगा, 360/थीटा का अगर सोल्यूशन करने के बाद अगर इवन नंबर देता है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या कर दीजिए? -1 माइनस कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि नहीं सर, इफ टू प्लेन्स को, क्या टू प्लेन मिरर को कितना डिग्री पे झुका रहा है? 90 डिग्री पे झुका रहा है। तो इस केस में क्या होगा? थीटा का आंसर होगा 90 डिग्री लेने। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। ये फर्स्ट मिरर जो सेकेंड मिरर है उसको क्या करिए सर, सीधा परपेंडिकुलर खींच दीजिए। इस समय थीटा का आंसर कितना? 90 डिग्री। यहाँ पर अगर कोई पर्सन है तो आपसे पूछ रहा है कि सर इस पर्सन का इमेजेस कितना होगा, इमेजेस का नंबर कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चाहिए? नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस का बस सिंपल डेफिनेशन, सिंपल क्या है? एक फॉर्मूला है, क्या चाहिए? 360/थीटा, 360/थीटा। अब थीटा का आंसर कितना? 90, 360/90। इसको सोल्व करेंगे तो कितना? 4। फिर से यहाँ हम लोग देखेंगे तो सर 4 आपका एक इवन नंबर मिल गया, तो ओके बात नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ इमेज के लिए एक सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? तो सर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाइए, कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है आपको? तो सिंपल यहाँ पे या ऐसे बात रखना है कि सर 360/थीटा, 360/थीटा का आंसर अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करना होगा? आपको 1 घटा देना होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको बोला इफ एंगल बिटवीन टू प्लेन इज 0 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। अब आप बताइए, ये तुम्हारा थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है। हम बोल रहे सर 2 लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये और एक लाइन ये। बोल रहे हैं सर इन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मेशन 0 डिग्री है। तुम बताओ अगर थोड़ा सा भी तिरछा रहेगा, इनक्लाइन रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा और एंगल का फॉर्मेशन करेगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 है, कारण एंगल बढ़ ही ना रहेगा तो 100% ये दोनों मिरर एक दूसरे का पैरेलली रहेगा। अगर दोनों को पैरेलली है तभी एंगल का थीटा जो है आपका 0 होगा। अगर ज़रा सा भी अगर इनक्लाइन किए तो कहीं ना कहीं जाके एंगल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, ऐसा कि नहीं सर तुम्हारे क्या 0 डिग्री है तो दोनों मिरर आपका एक दूसरे के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल कंडीशन आपसे पूछता है क्या चाहिए सर, अगर पैरेलल मिरर है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस पूछना है। तो इस समय थीटा का आंसर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमने पढ़ा है आपको, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? तो नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा,
360 बाद थीटा का आंसर कितना, तो सर 360 थीटा का आंसर कितना 0। और हमको पता है मैथ्स में कि सर अगर तुम्हारे न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है और डिनोमिनेटर की बात करें अगर 0 है तो ये मैथ्स में नोट डिफाइंड होते हैं। कहने का मतलब क्या चीज, आप परिभाषित कहने का मतलब क्या चीज, इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ना सर अगर दो पैरेलल आपका प्लेन मिरर है, उस केस में आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालना होगा, तो उस केस में आपका नंबर